एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ यूट्यूब चैनल। मैंने इस चैनल में सीटेट सीडीपी का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा जो लेक्चर सीटेट सीडीपी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है विद एमसीक्यू। एंड आज के लेक्चर में हम इंटेलिजेंस टॉपिक करने वाले हैं सीडीपी का, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए होगा। ओके, सो आज हम जो इंटेलिजेंस टॉपिक करेंगे, जिस मीन्स होता है बुद्धि, वो सीटेट सीडीपी एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा एंड टू द पॉइंट होगा। वैसे इंटेलिजेंस टॉपिक में पढ़ने के लिए तो बहुत थ्योरी वगैरह हैं, लेकिन हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ने से बेटर है कि हमें वो पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। देखते हैं, बुद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति की तत्परता, समायोजन, समस्या समाधान की क्षमताओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। ओके, बुद्धि क्या दिखाती है? बुद्धि दिखाती है एक मानसिक क्षमता को, कि हमारे अंदर कितनी मानसिक क्षमता है, हम किसी भी काम करने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने तात्कालिक रूप से उस काम को करते हैं, कितना उस काम में समायोजित हो जाते हैं, हम किसी एनवायरनमेंट में कितना समायोजित हो जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से उसे सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, किस तरीके से हमारी इमेजिनेशन एबिलिटी है, ये सभी शो करता है बुद्धि। ओके, सो बुद्धि क्या है? मानसिक क्षमता है। बुद्धि क्या दिखाता है? तत्परता दिखाता है, तात्कालिकता दिखाता है, समायोजन दिखाता है, समस्या समाधान दिखाता है, कल्पना दिखाता है एंड सोचना दिखाता है, जो कि हम सोचते हैं, थिंकिंग दिखाता है। ओके, एंड बुद्धि क्या होती है? बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, क्योंकि बुद्धि के बहुत आयाम होते हैं, बुद्धि अलग अलग प्रकार से होती है। ओके, सो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपके जो पेडागोजिकल सेक्शन होता है, उसमें मोस्टली पूछा जाता है कि बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है। बुद्धि जटिल क्षमताओं का सेट होती है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज, जटिल क्षमताओं का सेट होती है। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील होती है। बुद्धि स्थायी होती है मीन्स टू से जो सभी लोगों में बुद्धि होती है और वो स्थायी होती है, लेकिन बुद्धि में परिवर्तन भी कर सकते हैं, उसमें अपना वर्क करके, किसी भी एक्सपीरियंस के द्वारा और अपने वर्क से, इस तरीके से बुद्धि में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, इसलिए बुद्धि को परिवर्तनशील भी बोलते हैं। बुद्धि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर होती है। बुद्धि सिर्फ एक फैक्टर पर नहीं निर्भर होती कि सिर्फ आनुवांशिकता पर निर्भर हो या फिर सिर्फ पर्यावरण पर निर्भर हो, बुद्धि दोनों पर निर्भर होती है। ओके, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि बुद्धि किस पर निर्भर करती है, आनुवांशिकता पर या पर्यावरण पर या दोनों पर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोनों पर। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इस स्लाइड में बुद्धि के अर्थ, ये विभिन्न जो अर्थ हैं ये इसमें दिए गए हैं। बुद्धि क्या दिखाती है? बुद्धि अधिगम की क्षमता को दिखाती है। हमारी बुद्धि का जैसी भी होगी, हमारा इंटेलिजेंस जैसा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लर्निंग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ सीखेंगे। ओके, सो बुद्धि क्या दिखाती है? अधिगम की क्षमता को दिखाती है। बुद्धि व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ज्ञान को दिखाती है, कि बुद्धि, अगर हम किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हैं तो बुद्धि ये दिखाती है कि उस ज्ञान को हमने किस तरह अर्जित किया, उस ज्ञान को पूरी तरीके से अर्जित किया या नहीं किया, यह हमारे बुद्धि पर डिपेंड करती है। बुद्धि संज्ञानात्मक कार्यों को कर पाने की सामान्य क्षमता होती है, कॉमन एबिलिटी टू परफॉर्म कॉग्निटिव एक्टिविटीज। जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड वर्क होते हैं, मेंटल एबिलिटी जो भी होती है, मानसिक कार्य होते हैं, वो सभी बुद्धि के द्वारा ही होते हैं। एंड अनुभवों से सीखने की क्षमता होती है। तो बुद्धि अगर अच्छी होगी, बुद्धि के अनुसार हमारा जो लेवल होगा, उसी के अनुसार हम जितने भी एक्सपीरियंस होंगे, अनुभव होंगे, उनसे हम उतना अच्छा सीखेंगे। ओके, बुद्धि अपने परिवेश में ढलने की क्षमता होती है, कि हम किसी भी परिवेश में किस तरीके से ढल रहे हैं, वो भी दिखाता हमारी बुद्धि। अगर कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है या फिर बिलो एवरेज कोई भी व्यक्ति है, तो वो किसी भी परिवेश में नहीं ढल सकता है। हम कोई भी मेंटल एबिलिटीज से जो ग्रस्त लोग होते हैं, वो लोग किसी भी परिवेश में नहीं ढल सकते। जो बुद्धि से अच्छे लोग होंगे वो किसी भी परिवेश में ढल लेंगे, इसलिए बोलते हैं बुद्धि अपने परिवेश में ढलने की क्षमता। बुद्धि नए परिवेश में सफलता पूर्वक ढल जाने की योग्यता, कि हमारी बुद्धि जितनी अच्छी होगी, हम उसी के अकॉर्डिंग नए परिवेश में उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, अडॉप्ट कर लेंगे हर एक चीज़ को। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं।
बुद्धि को मापने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें ये जो है टर्मन ने दिया था ये सबसे अच्छा है, जिसे बुद्धि लब्धि बोलते हैं। बुद्धि लब्धि को इंग्लिश में आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। ओके, सो बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट था ये टर्मन ने दिया था 1916 में। तो ये टर्मन का जो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र था ये संशोधित सूत्र था, क्योंकि इससे पहले भी सूत्र आए हुए थे, लेकिन जो टर्मन ने दिया था इसे मॉडिफाई करके दिया था, जो कि आज भी वैलिड है। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू जो होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु को मेंटल एज बोलते हैं, वास्तविक आयु को क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, वास्तविक आयु को तैथिक आयु और जैविक आयु भी बोलते हैं। आप एग्जाम में देखेंगे कि मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तब तो इसके यही वर्ड होंगे, लेकिन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसमें इसको वास्तविक आयु को कभी वास्तविक आयु बोलेंगे, कभी तैथिक आयु बोलेंगे, कभी जैविक आयु बोलेंगे, इसलिए मैंने फैक्ट लिख दिए हैं। मेरा होता है कि मैं सोचती हूँ कि कोई भी फैक्ट आपका छूटने ना पाए, आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आप उसे कर लें। ओके, सो अब इसमें इस तरीके का न्यूमेरिकल भी आ जाता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, एक 25 साल का लड़का जिसकी मानसिक उम्र 16 वर्ष है, उसका आईक्यू क्या होगा? तो मानसिक उम्र 16 दे दी गई है और 25 साल का लड़का, तो वास्तविक आयु 25 साल होगी और इसका आईक्यू पूछा गया है। तो आईक्यू मीन्स बुद्धि लब्धि। तो आईक्यू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु 16 है एंड वास्तविक आयु 25 है इंटू 100। जब 25 4 जा 100, 16 4 जा 64, तो इसका आईक्यू कितना आ गया? 64। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कभी बुद्धि लब्धि दे दिया जाएगा, मानसिक आयु पूछा जाएगा, कभी मानसिक आयु दे देंगे, वास्तविक आयु दे देंगे, बुद्धि लब्धि पूछेंगे। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, आपको बस ये याद रखना बुद्धि लब्धि इक्वल मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। कई बार डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देते हैं क्वेश्चन में, इसलिए याद रखना। एंड आईक्यू, अब देखते हैं कि आईक्यू का लेवल क्या होता है, किस लेवल के अकॉर्डिंग आईक्यू क्या होता है, ये अब इसमें देखेंगे। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति। आईक्यू 25 से कम जिसका आईक्यू निकलता है वो जड़ बुद्धि के लोग होते हैं, जिन्हें इडियट बोलते हैं। एंड 25 से 49 के बीच में जिसका आईक्यू होगा उसे मूढ़ बुद्धि बोलते हैं। एंड 50 to 69 जिसका होता है उसे मूर्ख बुद्धि वाले लोग बोलते हैं। एंड 70 से 79 के बीच का जिसका होता है उसे मंद बुद्धि बोलते हैं। एंड 80 से 89 के बीच वाले को सामान्य बुद्धि से नीचे बोलते हैं। एंड 90 से 109 के बीच वाले को सामान्य बुद्धि वाले लोग बोलते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं एंड एवरेज लोग होते हैं। एंड 110 से 119 के बीच के लोग सामान्य बुद्धि से ऊपर होते हैं। एंड 120 से 129 के बीच तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं। 130 से 139 के बीच प्रखर बुद्धि वाले लोग होते हैं। एंड 140 से अधिक प्रतिभाशाली लोग होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पहला वाला है, 25 से कम जड़ बुद्धि इडियट होते हैं। एंड 90 to 109 सामान्य बुद्धि एवरेज होते हैं। एंड 140 से अधिक जो होते हैं वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। आप पूरी अगर टेबल ना याद कर पाए तो ये 3 तो याद करना ही होगा। ओके, एंड ये अब हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, जो कि हम इसमें देखेंगे। तो बुद्धि के सिद्धांत कई हैं, लेकिन जो हम इसमें कवर करेंगे जो हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, अगर आप DSSS यूपी टेट इन एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंस चैप्टर में बहुत थ्योरी है और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसमें इतना ही कवर करेंगे जितना हमारे सीटेट एग्जाम के लिए होगा। ओके, सो आप ये इंटेलिजेंस टॉपिक आज से यहाँ से पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर MCQ करिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कंटेंट टू द पॉइंट है। ओके, अब हम देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो बेसिकली इसमें जो बुद्धि के सिद्धांत है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत वो बुद्धि का सिद्धांत है जो अभी हम आगे स्लाइड में कवर करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं बाकी सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन एल्फ्रेड बिने ने किया था। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। तो इन्होंने बोला था कि जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी में एक ही प्रकार की बुद्धि होती। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जितने भी व्यक्ति हैं उनमें सभी में एक ही प्रकार की बुद्धि हो, लेकिन ये एल्फ्रेड बिने का था। सो आपको एग्जाम में आ सकता है कि एक ही प्रकार की बुद्धि की बात किसने की थी? एल्फ्रेड बिने ने की थी। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर
वेक्टर थ्योरी की बात की थी स्पीयरमैन ने। तो स्पीयर ने दो तत्व सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है वो दो तत्वों से मिलकर बनी होती। वो दो तत्व जो होते हैं वो सामान्य तत्व होते हैं और विशिष्ट तत्व होते हैं। सामान्य तत्व को जी फैक्टर बोलते हैं और विशिष्ट तत्व को एस फैक्टर बोलते हैं। सामान्य तत्व मीन्स जनरल फैक्टर एंड विशिष्ट तत्व मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर। तो जनरल फैक्टर से ले लिया जी फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर से ले लिया एस फैक्टर। ओके, सो हम देखेंगे सामान्य तत्व क्या होता है। सामान्य तत्व मतलब सामान्य योग्यता, जो मोस्टली सभी में होती है। सामान्य योग्यता सामान्य लोगों में, सामान्य योग्यता सभी में होती है। सो ये सामान्य तत्व वाली बुद्धि जन्मजात होती है, जन्म से ही सबको सामान्य बुद्धि मिलती है। ओके, सो विशिष्ट तत्व वाली जो बुद्धि होती तो वो विशिष्ट योग्यता रखती, कुछ स्पेशल एबिलिटी होती, समथिंग स्पेशल। सो इस प्रकार की जो बुद्धि होती है जन्मजात नहीं होती है, ये अर्जित करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अलग अलग फील्ड में जाते हैं, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई म्यूजिशियन बनता है, कोई पायलट बनता है। तो अलग अलग जिस भी वो जाना चाहते फील्ड में, तो उस फील्ड में जाने के लिए वो जनरल फैक्टर नहीं होगा जिससे वो उस फील्ड में जा लेंगे। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और वो मेहनत हम अर्जित करेंगे और जिससे हमारा स्पेसिफिक फैक्टर डेवलप होगा और हम उस फील्ड में जा सकेंगे। सो ये जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है इसे हम अर्जित करते हैं। एंड नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इससे हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं सीटेट के एग्जाम में। ये जनवरी 2024 में जो हुआ था एग्जाम, इसमें भी आया था हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन। सो इसमें बेसिकली इनके जो सिद्धांत हैं तो वो उससे एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं तो वो किस सिद्धांत का कौन सा एग्जाम्पल है, किस बुद्धि का कौन सा एग्जाम्पल है। तो उससे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनकी बहुबुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो बहुबुद्धि 8 प्रकार की होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुबुद्धि 8 प्रकार की होती है। और भी बुद्धि बताई गई है लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की होती है। और जो सीबीएसई वो एनसीईआरटी को ही वैलिड मानता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सीटेट एग्जाम में कि बहुबुद्धि कितने प्रकार की होती तो आपका करेक्ट आंसर 8 प्रकार होगा। ओके, सो जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के वो हम देखते हैं। पहली स्थानिक बुद्धि, स्पेटियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये मेंटल पिक्चर्स को डिनोट करता है कि मानसिक प्रतिबिंब बनाना, मानसिक कोई भी पिक्चर बनाना, मन से बिना देखे कोई पिक्चर अपने आप में बना लेना अपने दिमाग में, तो ये स्थानिक बुद्धि को दिखाता है। तो ये देखिए अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक प्रतिबिंब बनाना, मेंटल पिक्चर्स बनाना। तो अमूर्त तत्व क्या होते हैं? अमूर्त तत्व मतलब जो मूर्त नहीं है, मूर्त मतलब जो सामने दिखता है, अमूर्त मतलब जो सामने नहीं दिखता है। तो अमूर्त तत्व जो हम सामने नहीं देख सकते उसके बारे में भी मेंटल पिक्चर बना लेना, मन में सोच लेना उसके बारे में, पूरी उसकी इमेज बना लेना। तो ये दिखाता है स्थानिक बुद्धि को। जैसे आर्किटेक्चर होते हैं, चित्रकार होते हैं, मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, शिल्पकार, नाविक, तो ये सभी मन में ही अपने पिक्चर बना लेते हैं। जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर से घर का जब नक्शा बनवाया जाता है तो वो पहले से मेंटल पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में कि यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पर जो भी होता है ड्राइंग रूम होगा, यहाँ किचन होगा, जो भी होता है तो वो अपने मेंटल पिक्चर बना लेते हैं अपने मन में। उसके बाद में वो उसे बताते हैं कि यहाँ पर ये होगा, ये होगा। तो इसीलिए बोला था स्पेटियल इंटेलिजेंस में आर्किटेक्चर आ जाएंगे, चित्रकार आ जाएंगे, मैकेनिक आ जाएंगे, इंजीनियर आ जाएंगे, शिल्पकार आ जाएंगे, नाविक आ जाएंगे, एक्सेट्रा। तो नाविक के जब नाव चलाते तो उनके मेंटल पिक्चर होती है उनके दिमाग में कि हमें कहाँ पर किस तरीके से नाव चलानी है। ओके, कई बार जो बाइक वगैरह चलाते हैं काफ़ी स्पीड से चलाते हैं तो फिर भी वो कंट्रोल कर लेते हैं बाइक को, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ पर टर्न लेना, कहाँ पर आगे टर्न लेना, वो इस तरीके से उनमें मेंटल पिक्चर्स बनी होती हैं। इसलिए जो इस प्रकार की बुद्धि स्पेटियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, स्थानिक बुद्धि। अब नेक्स्ट है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्बल लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये शब्दों तथा भाषा के उपयोग की क्षमता को दिखाता है कि कितने वर्ड्स आप यूज कर लेंगे, किस प्रकार के आप शब्दों को यूज कर लेंगे। तो ये कवि, पत्रकार, लेखक, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ, अनुवादक, ये सभी शाब्दिक भाषाई बुद्धि वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास शब्दों का भंडार होता है। कवि, पत्रकार, लेखक, इनके पास शब्दों का भंडार होता है। ये अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके, वकील, राजनीतिज्ञ, तो ये जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं तो इनके पास भी शब्दों का भंडार होता है। वो इस तरह लोगों से शब्दों का यूज करते हैं कि अपने कि लोग उनमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये अलग अलग लोग होते हैं जिनमें शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है। अनुवादक, ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं तो इनमें भी शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है जिससे वो ट्रांसलेट कर लेते हैं। सो ये इनके एग्जाम्पल हैं।
एंड नेक्स्ट है तार्किक गणितज्ञ बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो ये तार्किक बुद्धि उनमें होती है जो कैलकुलेशन अच्छा करते हैं, जो नंबर से खेलना जानते हैं, मीन्स टू से नंबर्स का अच्छे से यूज कर लेते हैं, जिनमें तर्क शक्ति अच्छी होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनमें तार्किक गणितिक बुद्धि होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो इनके एग्जाम्पल है गणितज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेखपाल, अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट। ये सभी तार्किक सोच वाले होते हैं, इनकी सोच जो होती है वो तार्किक होती है, इसलिए ये तार्किक गणितज्ञ बुद्धि वाले लोग होते हैं। एंड नेक्स्ट है दैहिक या इंद्रियगत बुद्धि वाले लोग, जिन्हें बोले बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। तो दैहिक मीन्स शारीरिक, फिजिकल। तो फिजिकल जहाँ शो करे तो हम इसी से लगा सकते हैं आइडिया कि फिजिकल तो मतलब प्लेयर, क्रिकेटर इस तरह के लोग होंगे, वही फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, उन्हीं का फिजिकल वर्क होता है। सो देखते हैं शारीरिक हलचल एवं वस्तुओं को दक्षतापूर्वक पकड़ने की क्षमता। तो फिजिकल जो एक्टिविटी करते हैं, शारीरिक हलचल जिनमें होती, वस्तुओं को दक्षतापूर्वक पकड़ने की क्षमता। लाइक कोई बॉलर है तो वो उसे बॉल को अच्छे से उसमें पकड़ने की क्षमता होती है। सो जो बॉलर होगा, क्रिकेटर होगा, ये सभी दैहिक इंद्रियगत बुद्धि में आ जाते हैं। तो ये बुद्धि जो होती है शरीर को गति देने वाली होती है। तो जैसे अभिनेता, एथलीट, नर्तक, कारीगर, अग्निशमन दल के सदस्य, क्रिकेटर, ये सभी आ जाते हैं दैहिक इंद्रियगत बुद्धि में। क्योंकि अग्निशमन दल के जो सदस्य होते हैं इन्हें भी कई बार आग वगैरह लग जाती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चढ़ना होता है, तो इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। सो ये जितने फिजिकल एक्टिविटी को शो करते हैं वो सभी दैहिक या इंद्रियगत बुद्धि वाले लोग होते हैं। एंड नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि, जिसे बोलें कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो संगीतात्मक से निकल रहा है संगीत, तो जो म्यूजिकल शो करे, म्यूजिक को शो करे। तो इस प्रकार के जो बुद्धि वाले लोग होते हैं उनमें जो कौशल पाए जाते हैं तो वो होते हैं वाद्य यंत्र बजाना, गाना, संगीत की रचना करना, सीटी बजाना, स्वर लहरी की पहचान करना। तो इस प्रकार के लोगों में ये इस प्रकार के स्किल्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएं गायक, संगीतकार, वादक इत्यादि। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो संगीतात्मक बुद्धि वाले होते हैं। एंड प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होते हैं, उन्हें प्रकृति से प्रेम होता है, उन्हें पौधों से प्रेम होता है, पशुओं से प्रेम होता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनसे प्रेम होता है। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो नेचर लवर होते हैं। सो प्रकृतिवादी बुद्धि वाले लोग मोस्टली किसान होते हैं, जिन्हें प्रकृति से प्रेम होता है, वो प्रकृति की हानि नहीं पहुँचने देते हैं। तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि वाले लोग होते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है चार्ल्स डार्विन। सो चार्ल्स डार्विन जो थे ये भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वाले थे। ओके, एंड किसान भी इसी में आ जाएंगे। एंड अब हम देखेंगे अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा वाली बुद्धि, जिसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एंड नेक्स्ट है अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा वाली बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, अंतः व्यक्तित्व वाली बुद्धि एंड अंतर व्यक्तित्व वाली बुद्धि। तो इसमें बस इतना आपको समझना है, अंतः व्यक्तित्व वाली बुद्धि, तो अंतः मतलब अपने अंदर की बात कर रहे हैं, तो खुद के साथ अपने साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वो लोग अंतः व्यक्तित्व बुद्धि वाले होते हैं। और जो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो इंटरपर्सनल होते हैं, वो लोग दूसरों से इंटरेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, तो अंतर बुद्धि वाले लोग होते हैं। ओके, तो अंतर बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, अंतर व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, वो खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु, ये सभी अंतर व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। एंड अंतर व्यक्तित्व वाले लोग जो दूसरों से अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ जाते हैं, दूसरों की मनोदशा को समझ जाते हैं, दूसरों के स्वभाव को समझ जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा वाली बुद्धि के लोग होते हैं। ओके, सो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, भावना, स्वभाव को समझ लेते हैं और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ओके, तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं उनका एग्जाम्पल व्यापारी जो होता है, वो जो कस्टमर होता है उसकी बुद्धि को समझ लेते हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उससे इंटरेक्ट करता है, उससे बात करता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रतिक्रिया देता है। राजनीतिज्ञ जो नेता लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि जनता को क्या चाहिए, जनता की क्या आवश्यकता है, जनता क्या करे, ऐसा क्या करें जिससे जनता वोट दे सके। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो अंतर व्यक्तित्व वाले होते हैं। विक्रेता जो सामान बेचने वाले लोग होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि कस्टमर को क्या लेना है, तो वो उसी प्रकार से डील करते हैं एंड अच्छा सामान बेच लेते हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं तो वो भी जब समाज में अपना योगदान देते हैं तो वो भी लोगों की मनोदशा भावनाओं को समझ जाते हैं और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। ओके, सो इसके ये एग्जाम्पल हैं। एंड नेक्स्ट ये अस्तित्व बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो अस्तित्व पर बहुत फोकस करते हैं, वो ये देखते हैं कि किस चीज़ में कितना अस्तित्व है। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। इसमें दार्शनिक आ जाएंगे, फिलोसफर, साधु संत, ये सभी अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोग होते हैं। सो जो इसके एग्जाम्पल हैं तो एग्जाम्पल से थ्योरी और समझ आती है, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मोस्टली एग्जाम्पल से ही आता है। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। सो स्टर्नबर्ग की जो बुद्धि के 3 भाग हैं वो हैं अनुभवात्मक बुद्धि जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, घटकी बुद्धि जिसे बोलेंगे कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, एंड नेक्स्ट है संदर्भात्मक बुद्धि जिसे बोलेंगे कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो ये जो अनुभवात्मक बुद्धि है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है, तो ऐसी बुद्धि जो अनुभव से प्राप्त होती है, अनुभव से कुछ नया करना, जैसे जैसे एक्सपीरियंस से मिलता जाता है वैसे वैसे कुछ नया करते जाते, कुछ अच्छा करते जाते, क्रिएटिविटी बढ़ती जाती, रचनात्मकता बढ़ती जाती। तो अनुभवात्मक बुद्धि इसी को बोलते हैं कि अनुभव से जब हम कुछ नया सीखते जाते हैं और हम क्रिएटिव हो जाते हैं, तो रचनात्मक हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं अनुभवात्मक बुद्धि। एंड घटकी बुद्धि जिसे कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, कल्पना शक्ति वाले होते हैं। जो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, जो सामने नहीं होता उसके बारे में भी सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं तरह तरह की। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो कवि, रचयिता, वो इसी में आते हैं, क्योंकि इनकी जो कवि जो होती है, इनकी जितनी कविताएं वगैरह होती हैं तो हम देखते हैं कि वो कविताओं में इस प्रकार की रचना कर देते हैं, इस प्रकार की कविता लिखते हैं जो उनके सामने भी नहीं होती, फिर भी उस कविता की रचना कर देते हैं और इतनी अच्छी कविता लिख देते हैं, क्योंकि वो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, उनमें कल्पना शक्ति अच्छी होती है, वो कल्पना बहुत अच्छा करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा स्टर्नबर्ग की जो बुद्धि है वो संदर्भात्मक बुद्धि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संदर्भात्मक बुद्धि। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आ भी चुकी है, जिसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति पर्यावरण से समायोजन कर लेते हैं। तो जब ये संदर्भात्मक बुद्धि वाले लोग होते हैं तो ये ऐसी बुद्धि उनमें होती है जो किसी भी प्रकार का पर्यावरण मिल जाए, किसी भी प्रकार का परिवेश मिल जाए, वो उसमें समायोजित हो जाते हैं, उसमें समायोजन कर लेते हैं, और वो किसी भी प्रकार की सूचनाएं वगैरह होती हैं वो इसे इस प्रकार से कलेक्ट करते हैं कि वो उसमें आसानी से सक्सेस पा लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार की बुद्धि वाले जो लोग होते हैं वो संदर्भात्मक बुद्धि वाले लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सीटेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको अगर सफलता पानी है तो आपको ये सोचना होगा पहले कि हमें किस प्रकार का कंटेंट पढ़े जो टू द पॉइंट हो। अलग अलग पढ़ने से अच्छा कि एक जगह पर पढ़ें, ऐसा पढ़ें जो टू द पॉइंट हो, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और फिर देखिए कि ये जो कंटेंट वो एग्जाम के अकॉर्डिंग है या नहीं, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो इस लेक्चर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बस उस लेक्चर को आप देखिए और उसके बाद में उसके MCQ करिए। तो ये जब आप करेंगे तो ये करने की जो क्षमता होती है, करने की जो बुद्धि होती, उसी को बोलते हैं संदर्भात्मक बुद्धि। ओके, सो हमारी स्टर्नबर्ग की थ्योरी भी कंप्लीट हुई। अब हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन से ये आपको पता चल जाएगा कि ये आपने कितना सीखा, कितना समझा, और जो आपका कंटेंट वो टू द पॉइंट है या नहीं है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट के आए हुए। सो हम देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया। अभी हमने ऊपर की स्लाइड में देखा कि स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है उन्होंने 3 बुद्धि की बात की, अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि की बात की है, संदर्भगत बुद्धि की बात की जो संदर्भात्मक बुद्धि होती है, और घटकी बुद्धि की बात की, 3 बुद्धि की बात की है। अब इसमें पूछा गया कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया कि इसमें कौन सी बुद्धि है जो त्रितंत्र सिद्धांत से नहीं है। तो एक हमने देखा कि संदर्भ की भी बात करते हैं, अनुभव की बात करते हैं, अवयव की भी बात करते हैं जिसे कंपोनेंट बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि की बात नहीं की है। सो इसका आंसर सी सही होगा। ओके, सो अनुभवात्मक जो घटकी बुद्धि जो कंपोनेंटियल इंटेलिजेंस, इसी को बोला गया यहाँ पर अवयवभूत, क्योंकि अवयव जो होते हैं इन्हीं को कंपोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, सो इसका ऑप्शन सी सही होगा। एंड हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि की सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल को, सामान्य बुद्धि को, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता को, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता को। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके, सो मैं कल इसका आंसर आपको बताऊंगी।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। व्यक्ति के आत्मबोध मतलब कि खुद से सोचना, आत्मबोध। तो आत्मबोध की अगर बात करें तो म्यूजिकल में तो म्यूजिक की बात होती है, संगीत वगैरह की बात होती है, तो संगीत में आंसर नहीं होगा। एंड बी ऑप्शन है आध्यात्मिक एंड सी ऑप्शन है भाषा विषयक, लैंग्विस्टिक। तो आत्मबोध में कोई लैंग्वेज की बात नहीं होती है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, तो अंतःवैयक्तिक जो होगा वो आत्मबोध में आएगा या फिर आध्यात्मिक आत्मबोध में आएगा। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ओके, सो मैं कल इसे कराऊंगी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। बुद्धि को केवल मानवीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली जैसे प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता। बुद्धि बहुआयामी और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो हम देखेंगे कि पीछे स्लाइड में भी देखा था कि बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती, मल्टी डायमेंशनल होती है। इसमें बहुत से पहलू जो होते हैं वो निहित होते हैं। सो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, एंड अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो जहाँ पर केवल वर्ड यूज हो जाए, जैसे बुद्धि को केवल मानवीकृत, तो सीडीपी में कहीं भी केवल वर्ड यूज हो जाए तो वो ऑप्शन मोस्टली गलत ही होता है। सो केवल मानवीकृत ये गलत हो गया। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली जैसे प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। तो बुद्धि मूलभूत रूप से ये नहीं शो करती, बुद्धि तो मल्टी डायमेंशनल होती है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, तो विद्यालय में आप सिर्फ अच्छा प्रदर्शन कर लो वो बुद्धि है? नहीं, बुद्धि तो हर जगह पे जब काम है वो बुद्धि होती है। सो ऑप्शन सी भी गलत होगा, बुद्धि बहुआयामी है। ओके, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो एयरफोर्स पायलट अगर जो पायलट वगैरह होते हैं तो जब फ्लाइट में होते हैं तो उनके अंदर एक मेंटल इमेज बनी होती है कि हमें कहाँ पर किस तरीके से अपना वर्क करना है। तो ये मेंटल इमेज किस में बनती है? मेंटल इमेज की हमने बात की थी कि वो इंटरपर्सनल में नहीं, इंटरपर्सनल होता है जो खुद से इंटरेक्ट करता है। लैंग्विस्टिक जो होते हैं वो भाषा की बात करते हैं, तो इसमें भी कोई मेंटल पिक्चर की बात नहीं की थी। गतिक, स्पेटियल में मेंटल पिक्चर्स की बात की थी, जिसमें हमने एग्जांपल नाविक का भी दिया था एंड जो बाइक तेज चलाते हैं उनका भी एग्जांपल दिया था। सो नाविक, पायलट ये सभी स्पेटियल में आ जाएंगे, गतिक में आ जाएंगे। एंड बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो हमने जो स्पीयरमैन इंटेलिजेंस पढ़ा है, स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत, तो उसमें उन्होंने दो कारक की बात की है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो जी में जनरल फैक्टर, एस में स्पेसिफिक फैक्टर। तो जनरल फैक्टर सामान्य तत्व की बात करते हैं, तो इसमें आनुवांशिक बुद्धि नहीं, जेनेटिक इंटेलिजेंस की बात नहीं की है। उत्पादक बुद्धि, जनरेटिव इंटेलिजेंस की बात नहीं की। सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस की स्पीयरमैन ने बात की। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वोशेंट निम्न में से कौन सा? तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जो होता है वो होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट का फॉर्मूला। सो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा MA अपॉन CA इंटू 100, वेयर MA जो है वो मेंटल एज, CA क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 25 साल का लड़का जिसकी मानसिक उम्र 16, उसकी IQ क्या होगी? तो पीछे स्लाइड में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका ऑप्शन A सही होगा, 64 आंसर आएगा। ओके, मेंटल एज 16 लिखेंगे अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज 25 लिखेंगे, इंटू 100 जब करेंगे तो आंसर 64 आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने अपनी कक्षा में रोहित को अपने कीबोर्ड पर तैयार किया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि रागों में किस बुद्धि का विकास हुआ है। तो जब वो मधुर संगीत बजा रहा रोहित, तो संगीत से ही निकल रहा संगीत में बुद्धि, तो संगीत में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बुद्धि क्या है? एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का समुच्चय, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक अकेला और जातीय विचार। तो हमने बताया था बुद्धि क्या है? सेट ऑफ एबिलिटीज, सामर्थ्यों का समुच्चय। ये पीछे स्लाइड में हम बता चुके हैं। तो बुद्धि क्या? सामर्थ्यों का समुच्चय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
देखिए जितने भी क्वेश्चन ये सभी सीटेट के प्रीवियस ईयर हैं, सो आपको इसी से आइडिया लग रहा होगा कि कंटेंट टू द पॉइंट। ओके, एंड निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बुद्धि अनायामी अवधारणा? नहीं, बुद्धि तो बहुआयामी है। बुद्धि केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है? नहीं, बुद्धि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है। बुद्धि केवल वातावरण से प्रभावित होती है? नहीं, गलत। बुद्धि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होती है। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा, ये करेक्ट होगा। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा, मल्टी डायमेंशनल है। सो यहाँ से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। सो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।